अरे अब ज्वाइन दी क्लास, जल्दी ऑफ कर दूंगा ना, अब इतनी भी जल्दी नहीं, पहला दिन है जरा, आदत लगेगी थोड़ा पढ़ने में। 1:30 पे ऑफ कर दूंगा ना, ब्रेक ब्रेक क्या। जी, तो अगर आप बात करना चाहते थे किसकी, स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस कहलाता था फोर्स पर यूनिट एरिया। तो किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगती है उसको बोलते थे आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस और प्रेशर ऑन इलास्टिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही होती है उस फोर्स को हम बोलते थे पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो अगर उसका फॉर्मूला लिखने के लिए जाएंगे तो उसका फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और स्ट्रेस को जिस लेटर से शो करते हैं वो होता है सिग्मा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया के। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला बनेगा एफ अपॉन ए, ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास। तो फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहते हैं तो इस डायग्राम को देखते हुए, ये इसके फॉर्मूले को देखते हुए आप इसके एसआई यूनिट क्या लिखेंगे। मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, बेस यूनिट ही बताइएगा मुझे। मैं एम टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट। तो जो न्यूटन इसकी मीटर। एसआई यूनिट बनेगी, गलत कह रहे हैं बिल्कुल आप। न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर। वो भी न्यूटन स्क्वायर -2 का होगा। और न्यूटन मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता था, कुछ याद है। स्क्रीन शेयर प्रेशर कर के। रहा हूँ, शुरू में स्क्रीन। न्यूटन मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता था, इसको फिजिक्स में कुछ और भी कहते थे। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको फिजिक्स में कहते थे पैस्कल। क्या कहते थे इसको फिजिक्स में, पैस्कल। तो याद रखें इसकी जो एसआई यूनिट बनती है वो बनती है पैस्कल। तो स्ट्रेस इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी बनेगी एसआई यूनिट, और इसको हम बोलते थे पैस्कल। क्या कहते थे हम इसको, पैस्कल कहते थे। तो इसकी ये यूनिट बन जाएगी। अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, ये मैं एक स्प्रिंग दिखा रहा हूँ, ये मैं एक स्प्रिंग दिखा रहा हूँ, एक रिजिड सपोर्ट से अटैच हुआ था स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग इस तरह से है। इसके साथ आप मास अटैच करते हैं, और जो मास इसके साथ अटैच करते हैं आप, वो मास आपके पास है 100 ग्राम्स का। और ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का रेडियस वो बराबर है आपके पास 0.2 सेंटीमीटर के। कितना है, रेडियस की बात कर रहा हूँ। ये जो स्प्रिंग है, ये इस तरह से जो दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये होगा इसका रेडियस। रेडियस जो है वो 0.2 cm के बराबर है और मास था 100 ग्राम। एग्जाम में पूछते हैं स्ट्रेस कितना अप्लाई करेंगे। जो 100 ग्राम का मास है, इससे हाउ मच स्ट्रेस इज अप्लाइड, यू हैव टू कैलकुलेट स्ट्रेस। क्या कैलकुलेट करना है आपने, स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे स्ट्रेस कैलकुलेट, बताइए ज़रा। एक स्प्रिंग था, इसका रेडियस बराबर था आपके पास 0.2 सेंटीमीटर के, मास बराबर था 100 ग्राम के। एग्जाम में पूछता हाउ मच स्ट्रेस इज अप्लाइड। कैलकुलेटर सबको इस्तेमाल करना आता है, इंशाल्लाह आता होगा, करें इस्तेमाल, बताएं। सर आंसर क्या आएगा?
जी क्या आंसर आया? जी अनम साहबा बिल्कुल सही कह रही हैं, तो मुझे आंसर तो पता है फाइनल। आप तो प्रोसीजर बता रही हैं, बिल्कुल सही बता रही हैं आप। तो व्हाट इज द आंसर? ये सवाल मैंने इसीलिए दिए ताकि एक चीज आपको और बता सकूं मैं। पहले आंसर बताएं, फिर मैं बताऊंगा कि क्या मतलब था इस बात का। रेडियस है 0.2 cm और मास था 100 ग्राम्स। हाउ मच स्ट्रेस यू हैव टू अप्लाई? सर उसको पहले मीटर में करेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा यूनिट में हम बन देते हैं आंसर। पैस्कल की यूनिट क्या लिखी थी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखी थी ना। हाँ सही है, फिर हो गया सर, कर लिया मैंने। 2.123। एक मुझे बात बताइए, इखलास साहब, एरिया कैसे निकाले? सर पहले उसका ने मीटर में किया और फिर उसको स्क्वायर कर दिया। अच्छा, ये कौन सा सही लॉजिक है। है? ये कौन सी लॉजिक है? क्या फॉर्मूला ये किसका स्क्वायर रहेगा? शेप? क्या ये स्क्वायर शेप है? क्या कह रही हो तुम मारी? सॉरी अरम, कैसे? फॉर्मूला किसका रहेगा? फॉर्मूला यूज करेंगे ना, तो कौन सा फॉर्मूला? ये ये स्प्रिंग किस शेप का होता है ये बताएं जरा। स्पाइरल ही होता है। वायर होता है मगर स्पाइरल शेप का होता है। जी। ये स्पाइरल दिखा रहा हूँ ना मैं। तो अगर आप टॉप से देखोगे तो स्प्रिंग आपको कैसे नजर आएगा? अगर आप टॉप से देखोगे स्प्रिंग को तो आपको स्प्रिंग एक सर्किल नजर आएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता था? पाई तो आर स्क्वायर। भूल गए ये बात आप सर लोग? एक सर्कल थोड़ी है, मुझे तो बहुत सारे दिख रहे हैं। तो तो अगर तुम उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। देखो, सिलेंडर स्पाइरल, ये जो स्प्रिंग होता है वो इस शेप का होता है। तो ये एक्चुअली में कौन सी शेप बन रही है? ये तो सिलिंड्रिकल शेप बन रही है। तो अगर तुम पाई आर स्क्वायर एच लगा दोगे तो ये तो वॉल्यूम बन जाएगा। आपने एरिया की बात कर रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, तभी ये मैंने सवाल दिया था ये। मुझे पता था आप कंफ्यूज होंगे कि नंबर ऑफ स्प्रिंग्स भी तो होंगे, नंबर ऑफ स्पाइरल से क्या मल्टीप्लाई कर दें? नहीं, टॉप से देखोगे तो ये, अगर आप टॉप से देखोगे तो पूरा का पूरा स्प्रिंग आपको एक सर्किल नजर आ रहा होगा। क्या ये बात समझ में आएगी आपको? एक्चुअली में स्प्रिंग तो इस शेप का होता है, मगर टॉप से व्यू करोगे बॉटम से व्यू करोगे तो स्प्रिंग आपको जस्ट लाइक ए सर्किल नजर आ रहा होगा। तो यू विल टेक पाई आर स्क्वायर। और अगर नंबर ऑफ स्पाइरल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा आपको स्प्रिंग का। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे उसके अंदर आपने, अगर स्प्रिंग गिवन होगा तो स्प्रिंग टॉप से व्यू करने से या बॉटम से व्यू करने से आपको एक सर्किल नजर आता है, और सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला पड़ा था पाई आर स्क्वायर। यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, अदरवाइज आपसे गलती हो जाएगी। तो अगर आप इस सवाल को करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे, पहले आपको फोर्स निकालनी पड़ेगी। अब फोर्स बराबर होगी वेट के। फोर्स किसके बराबर होगी? वेट के। और वेट बराबर होता था mg के। 156, मुझे तो अभी भी गलत लग रहा है, गलत लग रहा है मुझे आंसर। चेक करता हूँ मैं। स्ट्रेस बराबर है फोर्स अपॉन एरिया के। फोर्स की जगह आ जाएगा mg और एरिया की जगह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। मास आपको गिवन था 100 ग्राम्स, 100 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 0.1। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9.81 डिवाइडेड बाय, अब इस पूरे को आपने डिवाइड करना होगा किससे? पाई, और रेडियस कितना गिवन था? 0.2, मगर 0.2 सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁻² करूँगा तो मीटर में आ जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर करूँगा। तो अगर ये मैं अपने कैलकुलेटर ऑन करता हूँ, स्क्रीन पे कैलकुलेटर शो हो रहा है आपके पास? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9.81
तो न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 0.981 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा हुआ था पाई। अब पाई के लिए शिफ्ट के साथ क्या आ गया, पाई, पाई मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ऑन 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 12.56 टाइम्स 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6। तो अगर आप अपने इस आंसर को डिवाइड कर देते थे 0.981 से, तो 0.981 डिवाइडेड बाय आंसर, तो आंसर आपके पास ENG का बटन देखें, यहाँ मेरा कर्सर है 78 पॉइंट, तो आंसर आ रहा है 78.06 टाइम्स 10 टू द पावर 3। ये आंसर आ रहा है पैस्कल में, और 10 टू द पावर 3 का मतलब होता था किलो पैस्कल। तो 78.06 किलो पैस्कल। इसकी SI यूनिट जो होती है वो तो पैस्कल होती है, मगर कॉमन यूनिट बनेगी मेगा पैस्कल, किलो पैस्कल, गीगा पैस्कल। क्या आंसर भेजा है? किसी ने आंसर भेजा क्या? आरम क्या किया ये? सर वो गलती से हो गया था, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया था उसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। अच्छा जी, 78.06 टाइम्स 10 टू द पावर 3 पैस्कल आ रहा था। देख लो कैलकुलेटर में, ये देखें कैलकुलेटर स्क्रीन पे शो रहा है आपके पास, ये बताएं मुझे। सर कैलकुलेटर कहाँ से आ रहा है? स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा आपके पास? नहीं। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, न्यू स्क्रीन, अब देखो, अब आया? ये भी नहीं शो हो रहा? नहीं आ गया अब। तो 78.06 टाइम 10 टू द पावर 3 पैस्कल आ रहा है। क्या आप में से ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करना अभी तक उनको नहीं आया? क्या ये पूरी कैलकुलेशन कैलकुलेटर में लिख सकते हैं आप? ये देखें, जिनको नहीं आता वो देख लें। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9.81 डिवाइडेड बाय शिफ्ट के साथ पाई, फिर ब्रैकेट ऑन, फिर 0.2 टाइम्स 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो यू विल, ये देखें पूरी वर्किंग मैंने लिख दी है। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9.81 डिवाइडेड बाय पाई ब्रैकेट ऑन 0.2 टाइम्स 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो जैसे मैं जीरो का बटन दबाऊंगा ये मेरा आंसर आ गया 78.065। तो आप ENG का बटन दबा दो, देखिए ENG का बटन दबाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आएगा 78.06 टाइम 10 टू द पावर 3, 78.06 टाइम 10 टू द पावर 3। यहाँ तक समझ में आ गया? ये चीज होती थी स्ट्रेस। तो मुझे पता था कि आप स्ट्रेस के अंदर जब भी स्प्रिंग का सवाल आएगा आप एरिया निकालने के लिए रेडियस का स्क्वायर कर देंगे। दैट इज नॉट क्यूब, दैट इज नॉट स्क्वायर। कोई ये लेंथ इनटू ब्रेथ थोड़ी है कि रेडियस का स्क्वायर करेंगे। पाई आर स्क्वायर होता था फॉर्मूला। तो याद रखें जब भी आपके पास स्प्रिंग का सवाल आएगा एरिया निकालने के लिए आप इस्तेमाल करोगे पाई आर स्क्वायर। अगर डायमीटर गिवन हो तो फिर कैसे निकालेंगे? 2 से डिवाइड करके रेडियस हो फिर पाई आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला मैंने और बताया था, एरिया बराबर होता था पाई अपॉन 4d स्क्वायर। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आप एएस के अंदर अगर डायमीटर गिवन हो। तो पाई अपॉन 4d स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया और पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। रेडियस गिवन होगा तो वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, डायमीटर गिवन होगा तो नीचे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सिंपल मैथ चल रही है और कुछ भी नहीं है। तो ये चीज थी स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो होती थी तो इसकी यूनिट बनेगी आपके पास पैस्कल, और इसकी कॉमन यूनिट होती है किलो पैस्कल, मेगा पैस्कल, गीगा पैस्कल।
उसके बाद बताएं मुझे स्ट्रेन क्या चीज़ होती थी, कुछ पढ़ा था स्ट्रेन? ये तो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज स्ट्रेन? तो अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं तो स्ट्रेन का मतलब बनेगा कैपिटल में कर देता हूं, स्ट्रेन। स्ट्रेस, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेन। तो एक्चुअल में स्ट्रेस की मदद से उस ऑब्जेक्ट में जितनी भी आपके पास डिफॉर्मेशन होगी उसको बोलते थे स्ट्रेन। क्या कहते थे उसको? स्ट्रेन। इसी तरह इसका दूसरा नाम हो सकता था और टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस या स्ट्रेन, स्ट्रेस अलग चीज़ है, स्ट्रेन अलग चीज़ है। तो टेंसाइल स्ट्रेन और स्ट्रेन एक ही चीज़ के दो नाम है। और डेफिनेशन क्या बनती है? द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ is called strain। तो एक्चुअल में जो आपके पास स्ट्रेन होती है वो आपके पास रेशो होता है किसका? आपके पास चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो आपके पास अगर स्ट्रेन की बात करोगे तो स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो इसका मतलब बनेगा, मैं इसका फॉर्मूला लिखने के लिए जाऊँ तो इसके लिए जो लेटर इस्तेमाल करते हैं वो लेटर है एंड का साइन, ये देखें ये होता है। और फॉर्मूला बनेगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को हमने एक्सटेंशन भी कहा था। क्या कहा था आपके पास? एक्सटेंशन। उसका मतलब बन जाएगा, इसका दूसरा फॉर्मूला बन सकता था एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और इसकी यूनिट बताएंगे सलमान साहब आप, क्या होगी इसकी यूनिट? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या ई अपॉन एल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। और यूनिट बताने के लिए मैं तकलीफ दे रहा हूँ सलमान साहब आपको। इस फॉर्मूले को देखते हुए क्या आप यूनिट बता सकते हैं? तो जिसकी कोई यूनिट नहीं होती उसको क्या कहते हैं क्लास? जिस क्वांटिटी की कोई यूनिट ना हो उसको क्या कहते हैं? क्योंकि ऊपर भी मीटर है और नीचे भी मीटर है, तो जब मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आपने कहा था नो यूनिट, बिल्कुल सही कहा था। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। तो जिस क्वांटिटी की कोई यूनिट ना हो उसको फिजिक्स में क्या कहते हैं? ये बात किसी को पता है? अ क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट व्हाट इज कॉल्ड इन फिजिक्स, उसको फिजिक्स में क्या कहते थे? साध नहीं। क्या डेंसिटी कांस्टेंट होती है साध? क्या डेंसिटी कांस्टेंट होती है किसी मटेरियल की? ये चेंज हो जाती है? क्या ख्याल है आपका इखलास साहब, आफिया, मारिया? स्केलर क्वांटिटी नहीं। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, मास की यूनिट होती है। एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, एरिया की यूनिट होती है। तुम लोग चीज़ों को जंबल अप कर रहे हो। मेरा सवाल क्या है
मैंने कहा जिसकी कोई क्वांटिटी ना हो उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड सलमान, उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस। इतनी देर में गूगल सर्च कर लिया क्या? जिसकी कोई यूनिट ना हो उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या कहते थे उसको? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो अगर आज के बाद फिजिक्स में वर्ड इस्तेमाल हो डायमेंशन लेस, तो डायमेंशन लेस का मतलब होगा गूगल वाला आदमी, राइट। तो जिसकी फिजिक्स में कोई यूनिट ना हो उसको फिजिक्स में बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और जो कांस्टेंट का वर्ड आया था, कांस्टेंट से एक बात मेरे दिमाग में और आई है, मुझे लग रहा है कि आप लोग उसमें भी शायद थोड़े से कंफ्यूज हो। कांस्टेंट, क्या डेंसिटी कांस्टेंट होती है या डेंसिटी चेंज हो रही होती है? जी बताएं, डेंसिटी सेम होती है कि चेंज हो जाती है? सर चेंज होती है, डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम पे। अच्छा, पानी को अगर मैं ग्लास में लूं और एक पॉट में लूं तो क्या पानी की डेंसिटी अलग होगी? ग्लास में अलग होगी, पॉट में अलग होगी, ये कहना चाह रहे हैं? पानी की डेंसिटी कितनी पढ़ी थी आपने? 1000। 1000। तो फिर तो ये सवाल ही गलत हो गया ना। अगर पानी की डेंसिटी 1000 होती है तो इसका मतलब वो ग्लास के अंदर पानी की अलग होगी, पॉट के अंदर अलग होगी। नहीं, याद रखें डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की कभी चेंज ही नहीं होती, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। पानी की डेंसिटी 1000 होती है, चाहे आप उसको ग्लास में लो, चाहे आप उसको ग्लास के अंदर लें आप, राइट, या आप उसको लें मग जग के अंदर, या सी वाटर की बात करें, तो याद रखें डेंसिटी हमेशा सेम रहती है। मास बढ़ता है, अगर मास बढ़ता है तो फिर आपके पास मास बढ़ेगा, वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्या ये बात समझ में आई? वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती? एक चीज़ तो मैंने बताई डेंसिटी, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती जब तक मटेरियल चेंज ना करो। अगर आप पानी की बात करोगे तो पानी की डेंसिटी 1000 होती है, ये फिक्स रहेगी, चाहे आप उसको ग्लास में लो या जग में लो या सी वाटर ले लो, राइट। और कौन सी क्वालिटी क्वांटिटी होती है जो चेंज नहीं होती किसी भी मटेरियल की? अगर मर्क्यूरी। पानी की बात कर रहा था, पानी की डेंसिटी फिक्स रहती है हमेशा। पानी को कम करोगे वॉल्यूम कम होगा, मास कम होगा, डेंसिटी सेम रहेगी। और कौन सी चीज़ें जो सेम रहती है फिजिक्स में? अगर मैं आयरन की बात करूं, वाटर की बात करूं, किसी भी सब्सटेंस की बात करूं, तो 4 से 5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं कर सकते आप। एक चीज़ तो आपने मुझे बता दी, डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल नेवर चेंजेस। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी आप चेंज नहीं कर सकते, डेंसिटी फिक्स रहेगी। और बताइए, जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ी हैं, और सारी की सारी आपने ओ लेवल्स में पढ़ी हैं, भले पेपर ना हो। वानिया, नहीं, कल कह रही हैं आप। मास चेंज हो सकता है। इखलास साहब, मास अगर 1 kg का ब्लॉक था, आपने 20 से उसको काट दिया, तो क्या मास आधा नहीं हो जाएगा? अब क्या वो 1 kg रहेगा मास? अगर एक ब्लॉक को आप 2 पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो मास तो आधा हो गया। और दूसरी एग्जाम्पल, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका मास बढ़ रहा होता है, तो इसका मतलब हो गया मास कांस्टेंट कैसे हो गया? ग्रेविटी। यस, ये बात समझ में आती है। मगर ग्रेविटी फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के लिए ग्रेविटी होती है 9.81, मून के लिए अलग होती है 1.6 पढ़ी थी आपने, जुपिटर की अलग होगी, सन की अलग होगी, हर प्लैनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी है। तो जब तक आप प्लैनेट चेंज नहीं करते ग्रेविटी चेंज नहीं होगी, ये बात मैं आपकी एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट कर सकता हूँ जब तक ग्रेविटी सेम है, जब तक प्लैनेट सेम है। तो जब तक ग्रेविटी सेम रहेगी, जब तक प्लैनेट सेम है, प्लैनेट चेंज करोगे ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। मगर अगर आप आयरन को उठा के, वाटर को उठा के मून पे लेके जाते हैं तो वाटर की डेंसिटी मून पे भी 1000 ही रहेगी। जमीन पे 1000 है, मून पे भी 1000 रहेगी। तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ ग्रेविटी अगर प्लैनेट सेम की बात करेंगे तब सही होगी, वरना डेंसिटी पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आपने पढ़ी थी ओ लेवल्स के अंदर, रेजिस्टिविटी, नाम सुना था रेजिस्टिविटी का?
रेजिस्टेंस चेंज होती है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। आर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था रो एल अपॉन ए, याद आया? रो एल अपॉन ए, तो इसका मतलब होगा लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, एरिया के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, मगर रेजिस्टिविटी क्या रहती थी? कांस्टेंट रहती थी। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकती। अगर कॉपर है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, लेंथ काट के आधी करोगे लेंथ आधी हो जाएगी, एरिया हाफ कर दो एरिया हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, मगर रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो रेजिस्टेंस चेंज होती है, रेजिस्टिविटी सेम रहती है। तीसरी चीज आपने पढ़ी थी ओ लेवल्स के अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद आ रहा है कुछ? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना पढ़ा था ओ लेवल्स में? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? जिसको हम एन से शो करते थे, फॉर्मूला होता था साइन आई अपॉन साइन आर, कुछ याद आ रहा है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था आपने लाइट में, क्या लाइट में? हाँ लाइट में, लाइट समझा नहीं आफिया, क्या कहना चाह रही हो? हाँ टॉपिक लाइट में पढ़ा था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल सही कह रही हो आप। लाइट के टॉपिक के अंदर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का कभी चेंज नहीं होता। वाटर का आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था मेरे लिहाज से 1.33, ये ओ लेवल्स की बुक्स में लिखा होता था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी चेंज नहीं होता। तो डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो सकता। चौथी चीज़ अभी A2 में आज की अगली क्लास में पढ़ेंगे, यंग मॉडुलस। अभी आपने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं खुद बता रहा हूँ। यंग मॉडुलस भी किसी मटेरियल का कभी चेंज नहीं हो सकता। आयरन का जो यंग मॉडुलस है वो कॉपर का नहीं हो सकता, जो कॉपर का है वो आयरन का नहीं हो सकता। तो अगर आप आयरन की पीस को काट के आधा कर दोगे या बढ़ा दोगे तो यंग मॉडुलस सेम रहेगा। जैसे डेंसिटी चेंज नहीं होती, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता, यंग मॉडुलस भी चेंज नहीं हो सकता। और एक चीज़ ओली उसमें और पढ़ी थी, बताता हूँ एक क्लास। यंग मॉडल्स अभी तुमने पढ़ा नहीं है, मैंने भी लिख दिया यहाँ पे, अगली क्लास में पढ़ोगे तुम, क्योंकि तुम लोग को जल्दी छुट्टी चाहिए, राइट? तो अगली क्लास में मैं यंग मॉडल से कराऊंगा वेडनेसडे वाली क्लास के अंदर। और पांचवी चीज होती थी जो आपने ओलियस में पढ़ी थी, अच्छा नाम ये क्यों रखा है भाई? ये जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था यंग्स। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स को किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने भी, साइंटिस्ट ने, इसलिए न्यूटन उसका नाम रख दिया गया। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पैस्कल, क्योंकि प्रेशर को डिस्कवर किया था पैस्कल ने भी, साइंटिस्ट ने, इसलिए उसके नाम पे रख दिया गया। इसी तरह ये जो क्वांटिटी होती है किसी भी मटेरियल की, एक्चुअली में यंग मॉडल्स स्टिफनेस बताती है। क्या चीज़ बताती है? कि कोई भी मटेरियल कितना हार्ड है, कितना बेयर कर सकता है लोड। उस प्रॉपर्टी को जो हम क्लास में पढ़ेंगे उसको बोलते थे यंग मॉडुलस। तो यंग्स वो साइंटिस्ट था जिसने मॉडुलस को डिस्कवर किया था, इसलिए इस टॉपिक का नाम रख दिया गया यंग मॉडुलस। और पांचवी चीज आपके पास है, और पांचवी चीज आपके पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये आपने पढ़ी थी ओलेवल्स के अंदर, स्मॉल सी, ई बराबर होता था एम सी डेल्टा टी, याद आया? इसमें सी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहती थी। तो ये पांच क्वांटिटीज होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती: डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यंग मॉडुलस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एएस के अंदर आप डेंसिटी पढ़ोगे, रेजिस्टिविटी पढ़ोगे और यंग मॉडुलस पढ़ोगे। ओ लेवल्स के अंदर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था, और A2 के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वापस आएगी। तो याद रखिए किसी भी मटेरियल की, आप कोई भी मटेरियल चूज करो, उसका डेंसिटी सेम रहेगी, उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, उसका यंग मॉडुलस सेम रहेगा, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी, राइट? यहाँ तक था। अगली क्लास में मैं आऊँगा आपको यंग मॉडुलस, और वो वेडनेसडे को सुबह में होगी, इसलिए हरी अब तैयार होकर उठ जाइएगा सुबह 8 बजे, यानी कि सोते रह जाए आप। और यंग मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं इस टॉपिक से, या तो सीरीज पैरेलल और फोर्स लोड एक्सटेंशन ग्राफ के बनते हैं या यंग मॉडल्स के बनते हैं। इस टॉपिक से 3 से 4 एमसीक्यूज आते हैं, 2 एमसीक्यूज स्प्रिंग से रिलेटेड आएंगे, 2 एमसीक्यूज यंग मॉडल से रिलेटेड आएंगे। तो यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का नाम है, जो अगली क्लास में आप कवर करोगे विद पास पेपर, राइट? चलो मैंने आपसे 1:30 तक का कहा था, 1:30 हो गया। आज ज़रा पहली क्लास है तो वार्म अप होने में आपको टाइम लगेगा, बहुत छुट्टियां गुजारनी। आई होप आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी होंगी। इंशाल्लाह अगली क्लास से आपका पेस वापस आ जाएगा, राइट? रखता हूँ क्लास यहीं तक, कोई बात पूछनी है तो मुझे मैसेज कर दो।
अदरवाइज आई विल ऑफ द क्लास। हाँ मिल जाएंगे, इस वीक के अंदर मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा। राइट, इस वीक के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको। राइट, चलें इसके बाद के टॉपिक है ना, अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, वेव आएगा और न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा। इसकी पूरी बुकलेट में भेज दूंगा, तो इंशाल्लाह एक आध हफ्ते में आपको मिल जाएंगे। जब तक आप बाकी करें, चलें, ओके जी, खुदा हाफिज़।